हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होगे और जहाँ भी होगे अल्लाह के अमान में होगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हंगरी, यूरोप में। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान अशरफ साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान सरगोदा से है और ये यहाँ हंगरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं। और आज हम उस्मान भाई से बात करेंगे कि इन्होंने यहाँ हंगरी में कैसे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, क्योंकि लाइसेंस को लेके काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। और ये इस वक्त मेरे साथ जीती जागती मिसाल हैं जिन्होंने बिल्कुल रिसेंटली हंगरी का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने हासिल किया, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इनका हंगेरियन ड्राइविंग लाइसेंस है। और आज की वीडियो में उस्मान भाई से पूछेंगे कि हंगेरियन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या प्रोसेस है हंगरी का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का। और अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से, नेपाल से, तो उसका क्या प्रोसेस है अगर आप हंगरी में आके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हो, और इस लाइसेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया मुझे। वीडियो तो पता है आपको कि हम किस बारे में बनाने जा रहे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं उस्मान भाई कि आपको हंगेरियन ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये ड्राइविंग लाइसेंस मैंने इसलिए बनवाया है क्योंकि एक तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो आपको पता है 10 साल है। हाँ जी। तो ये है कि कल को हम इधर रहते हैं या किसी और कंट्री मूव करते हैं तो ये कन्वर्ट भी हो जाता है। जैसे ही आपको किसी भी कंट्री में जॉब मिलती है, रेजिडेंट परमिट मिलता है, तो उसके बिहाफ पे आप किसी भी यूरोपियन या शेंजन कंट्री के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मुस्तकबिल को देखते हुए मैंने कहा कि अभी टाइम है तो इसमें हम इसको अवेल कर लें, इस अपॉर्चुनिटी अच्छा, को। आप इस हंगेरियन ड्राइविंग लाइसेंस को जर्मनी में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, जहाँ आप जाना चाहो वहाँ जाकर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल, इसको हम अच्छा, किसी भी शेंजन और यूरोपियन कंट्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 2033 तक, यानी कि जी, 10 साल का 10 साल का ये लाइसेंस है। आपको तो सही है भाईजान। हम इसको वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ये शर्त है कि वहाँ पे हमारे पास उनका टेम्परेरी या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए। अच्छा, पहले यानी कि आपके पास उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड, टीआरसी होनी चाहिए, टीआरसी होनी चाहिए, और उसके बाद आप ये चेंज करवा चेंज सकते हो। करवा सकते हैं। क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों जर्मनी में हासिल करने के लिए फ्रांस में आपको 5 से 6 हज़ार यूरो तक का यानी कि ख़र्चा हो जाता है। और हंगरी में ये उस्मान भाई से पूछेंगे कि आपका कितना इसके ऊपर खर्चा हो गया उस्मान भाई। अ, अभी अगर इसको मैं बनवाता 9 जून 2022 से पहले, तो इस पे मेरा कोई 100 से 200 के करीब खर्चा होना था, 200 यूरो के करीब। सिर्फ 200 क्योंकि यूरो के जी, करीब। 200 यूरो। उसके अंदर मैं जितने भी डॉक्यूमेंट इसके तैयार होने थे, उसमें जस्ट इसने कन्वर्ट होना था। लेकिन मैंने, ये मेरी अपनी गलती है कि मैंने इसको पैसों को भी बढ़ाया और अपनी मेहनत को भी बढ़ाया। हाँ, तो मैं अपनी अपॉइंटमेंट मेरी लेट हो गई, वो मेरी अपनी वजह थी कि मैं फ़्रांस चला गया और मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब मैं वापस आया 9 जून को मेरी अपॉइंटमेंट थी, अच्छा, तो 1 जून से रूल रूल चेंज चेंज हो हो गए। चुके थे और उन्होंने थ्योरेटिकल एग्ज़ाम को मस्ट मस्ट कर कर दिया दिया था, था। हाँ। लेकिन ये तो शुक्र है बहुत बहुत कि आपको लाइसेंस मिल गया इस वक्त आपके हाथ में, 10 साल का हंगरी का लाइसेंस। उस्मान भाई, आप मेन टॉपिक पे आएंगे कि हंगरी का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसेस है इसका, और कितना टाइम लग जाता है अप्लाई करने के बाद कि आपको लाइसेंस आपके हाथ में हो। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सबसे जो पहला मरला है, उसके अंदर आप अपना मेडिकल करवाते हैं। जैसे कि मैं डेब्रेसन से था, आप मेडिकल किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं या किसी प्राइवेट डॉक्टर से करवा सकते हैं, या यूनिवर्सिटी, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन थी, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट से ये अपना मेडिकल बनवाया था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और ये मेडिकल के ऊपर आपका कितना खर्च हो गया था। ये इसकी जो फ़ीस थी 7500 थी। अच्छा, 7200 थी शायद। सही है। और उसके बाद अगला प्रोसीजर ये है कि आपने 18 पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो सेंट्रल ऑफिस है बुदापेस्ट के अंदर। सही है। और अपनी अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी महीने 2 महीने, मिनिमम 2 महीने बाद की। अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपने डॉक्यूमेंट लेके इनके गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे और वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। और उस डॉक्यूमेंट्स में एक और चीज़ मैं भूल गया कि आपने पहले पाकिस्तान एम्बेसी जो है उससे अपनी पाकिस्तानी लाइसेंस की वेरिफिकेशन लेनी है। और वेरिफिकेशन लेने का तरीका ये है कि एक ईमेल एड्रेस है जो ज़ीशान भाई लिंक में दे देंगे, सही है। और उस एड्रेस पे आपने अपना पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी आपने उनको ईमेल करनी ये है। यानी कि एम्बेसी को आपने ईमेल करना है। अम्बेसी के अच्छा, अच्छा। ईमेल पे आपने सेंड करनी है, और अम्बेसी आपको टाइम देगी 1 हफ़्ते बाद का, 4 दिन बाद का, कि आप इस डेट को आकर अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर लें। और उसकी फ़ीस है 5000 हंगेरियन फ़ॉरेन। ये आपको एम्बेसी में पे करनी जी, है। अम्बेसी में पे करनी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, रेजिडेंट परमिट, एड्रेस कार्ड और जो आपका मेडिकल है, ये सब चीज़ें लेके आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन वैशगर्दी उत्सव जो इनका ड्राइविंग का विश्वविद्यालय।
ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ पे जाना है और वो आपसे 4500 हंगेरियन फॉरेन चार्ज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका डिसीजन आएगा। और डिसीजन का जो टाइम होगा मिनिमम 15 से 20 दिन होगा। 15 से 20 दिन के बाद आपको डिसीजन आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने थ्योरेटिकल टेस्ट देना है या प्रैक्टिकल टेस्ट देना है। और जैसे ही आपको ये डिसीजन रिसीव होगा, डिसीजन रिसीव होने के बाद आपने किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाना है, वो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि सिर्फ चंद स्कूल हैं जो इंग्लिश में आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ जाकर हर स्कूल की अलग फ़ीस है। आपने जैसे कि अपनी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन आप ख़ुद नहीं कर सकते। मैं इस चक्कर में तकरीबन 2 महीने 3 महीने मैंने ज़ाया किया। 1-2 महीने मैंने मुख्तलिफ़ दफ्तरों में। रजिस्ट्रेशन खुद क्यों नहीं कर सकते? ये हंगेरियन गवर्नमेंट का रूल है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे अपीयर नहीं हो सकते टेस्ट के लिए। आपने किसी भी हमारे प्राइवेट स्कूल के अंदर जाना है और वो ही आपकी पहली रजिस्ट्रेशन आपकी वही करेंगे। उसके बाद और पहला टेस्ट जो होगा जो जिसको हम ये थ्योरेटिकल टेस्ट बोल सकते हैं, वही बुक करेंगे और वही डेट देंगे। उसके बाद अगर आप फेल होते हैं तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जो आपने टेस्ट बुक करना है तो वो उसी टेस्ट ऑफिस के अंदर जाके आप वो बुक कर सकते हैं और उसकी फ़ीस भी 4500 है। अच्छा, आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। अब लोग इससे काफ़ी सारे मुझसे क्वेश्चंस करेंगे कि ज़ीशान भाई हमने कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है उस गवर्नमेंट ऑफिस की, जहाँ पे जाके हम बात करेंगे उनके साथ और वो हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे चेक करेंगे। तो जो ये ऑफिस है जहाँ पे जाके आप ये चेंज करवा सकते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, उसका लिंक तो मैं नीचे भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन वहाँ जाने के लिए भी क्या अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी या आप वहाँ वैसे ही जा सकते हो, मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेके? जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें आपको अपॉइंटमेंट चाहिए पहली दफ़ा। अच्छा। पहली दफ़ा में जब मैंने आपको बताया कि आप जाएंगे और आपका डिसीजन आएगा। डिसीजन के बाद फिर आपने जो प्राइवेट स्कूल जाना है, स्कूल के अंदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं। आपने स्कूल में जाना है, रजिस्ट्रेशन देनी है और उनको अपना डिसीजन देना है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और आपके लिए टेस्ट भी बुक कर देंगे। अच्छा। और अच्छा। उसके बाद आपने सिर्फ जस्ट वहाँ पे जाना है, अपना जो ओरिजिनल लाइसेंस होगा और रेजिडेंट परमिट लेके जाना है। वो एग्ज़ामिनर उसको चेक करेगा और आपको बैठने देगा एग्ज़ाम के अंदर। जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास होगा और वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे आपका रिज़ल्ट सबमिट हो जाएगा, आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो उसके बाद आप अपना लाइसेंस वहाँ से चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, तो सादे लफ्ज़ों में जो मैं समझा अभी तक उस्मान भाई, वो तरीका ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके रेजिडेंस कार्ड, आपका एड्रेस कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका पाकिस्तानी लाइसेंस, वो चीज़ें सबसे पहले आपने अपनी पाकिस्तान एम्बेसी को सेंड करनी है। जी जी। एम्बेसी की तरफ से हमें एक अप्रूवल चाहिए कि जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और एम्बेसी आपको इजाज़त दे रही है कि आप अपना लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल, अम्बेसी आपको एक सर्टिफिकेट हाँ देगी। जी। उसके ऊपर अम्बेसी की स्टैंप होगी और आपके लाइसेंस का नंबर होगा कि ये चीज़ ओरिजिनल है। सही है। और एक और चीज़ इसमें गवर्नमेंट जो बुदापेस्ट गवर्नमेंट ऑफिस है वो मांगते हैं कि ट्रांसलेशन करवा के लाएं। अच्छा, उस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी होगी? आपके लाइसेंस की ट्रांसलेशन अच्छा, होगी। लाइसेंस की। ट्रांसलेशन होगी। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट वो जो लेटर होता है उसके अंदर ही ट्रांसलेट कर देती है कि आपका जो पाकिस्तानी लाइसेंस है हंगेरियन किस कैटेगरी के इक्वल है। तो वो आपकी उसी 5000 के अंदर हो जाती है। तो उसके लिए आपको अलग से किसी भी नेशनल ट्रांसलेशन ऑफिस इनके या किसी भी और इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जस्ट आप वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेंगे पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से, वही आपका वेरिफिकेशन भी होगी और वही आपकी ट्रांसलेशन होगी। ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली सतह पे जो ट्रांसलेशन होती है वो बहुत महंगी बहुत होती है। महंगी होती है। अच्छा, यानी कि सबसे पहले आपने मेडिकल बनवाना है, उसके बाद आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एम्बेसी को सेंड करना है, पाकिस्तान इवन के एम्बेसी को ऊपर सेंड करने हैं। वो आपको एक अप्रूवल भेजेंगे। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करके गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है। जाके आपने अपना डिसीजन अप्लाई करना है 4500 में हाँ जी। और डिसीजन का वेट करना है। जैसे डिसीजन आएगा उसके बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छा, और तो ये अब स्कूल जो ढूंढना है, जिस स्कूल में जाके हम टेस्ट देंगे, तो इसका क्या प्रोसेस है? आपने कैसे स्कूल ढूंढना है? क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई तो ऐसे हैं जिनको जो इतने वाकिफ़ नहीं है हंगरी के तौर तरीक़ों से। तो आप ये बता दें कि कौन से स्कूल में आपने लाइसेंस हासिल किया, तो उन बेचारों को ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, वो उसी स्कूल में सीधे सीधे चले जाएंगे। इसमें भी ये है कि मैंने जैसे बताया कि काफ़ी टाइम ज़ाया किया था स्कूल ढूंढने में हाँ और जी। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाने में। तो 2 स्कूल हैं। एक तो है पाती आटो स्कूल, ये है अब मुझे याद नहीं आ रहा कोई एड्रेस मसला नहीं, इसका। आप मुझे एड्रेस आपके पास एड्रेस लिखा है, मैं बता दूंगा ये ज़ीशान आपको भाई इस को। वक्त स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये स्कूल का लिंक है,
आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर लेकिन सकते अब एक और चीज़ मैं आपको एक और भी बता दूं नेगेटिव पॉइंट भी इनका। हैं। तो अच्छा। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर वो एक दाव वाला सिस्टम होता है, जैसे आप इनके पास जाते हैं तो अमूमन हमारे पाकिस्तानियों या सबके पास जो लाइसेंस होता है उस वो ए और बी कैटेगरी का होता है। तो ये लोग अभी यहाँ पे 2 फ़ीस चार्ज करने के चक्कर में कहते हैं ए की रजिस्ट्रेशन अलग होगी, बी की रजिस्ट्रेशन अलग होगी। अगर आप फ़र्ज़ करें कि 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो ये कोशिश करेंगे आपसे दोनों कैटेगरी की फ़ीस अलग अलग चार्ज करने की, कि 25,000 ए कैटेगरी और 25,000 बी कैटेगरी। ये मेरे 2 दोस्तों के साथ और मेरे साथ भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस टाइम नया नया था, एक नया सिस्टम था, तो मैंने इस मंसूबे को नाकाम बनाया और मैंने वो 25,000 के अंदर ही अपनी रजिस्ट्रेशन की। सही और है। उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कोर्स होता है वो कोई पाकिस्तान वाला कोर्स नहीं है कि आप 5 मिनट में पढ़ के दे दें। उसको आपको अच्छी खासी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, मेमोराइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को, और उसके लिए आपको कोर्स अलग से ख़रीदना पड़ता है। कोर्स आपने ख़रीदना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है, तब जाके इस टेस्ट को आप पास करेंगे। क्योंकि आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, 55 क्वेश्चंस होते हैं, और 55 क्वेश्चन के 17 पॉइंट्स होते हैं टोटल। 17 पॉइंट्स में से 65 पॉइंट्स लेंगे तो आप पास होंगे। और कुछ क्वेश्चन इसमें 3-3 नंबर के होते हैं जिनको आपको समझने बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोर्स भी ख़रीदें और उससे तैयारी करें। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए ये है कि आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, मैं आपसे अभी ये सवाल पूछूंगा कि जो आप टेस्ट देते हो जाके स्कूल में, तो ये टेस्ट कैसे होता है? पेपर के ऊपर होता है या ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर देना होता है, या वहाँ पे कोई एग्जामिनर बैठा होता है जो आपसे पूछता है? बिल्कुल, ये टेस्ट जो होता है ये होता है कंप्यूटर के ऊपर, अच्छा। और एग्जामिनर बैठा होता है, प्रॉपर पूरी गाइडेंस देता है। लेकिन वो अलग बात है कि हंगेरियन में देता है, आपको समझ नहीं आती। और टेस्ट भी अंग्रेजी में होता है? नहीं, जो इंग्लिश जिस तरह अब मैंने मेरा टेस्ट इंग्लिश में था, या जितने भी इंटरनेशनल होते हैं उनके टेस्ट इंग्लिश में होते हैं। वो आपने जब आपकी रजिस्ट्रेशन पहली होती है उसमें भी आपने लिखना होता है कि आपने टेस्ट जो फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का उसमें आपने लिखना होता है कि मैंने टेस्ट इंग्लिश में देना है। और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता आप फेल होते हैं तो फिर भी रीबुक करते वक्त टेस्ट को आपने उनको बताना होता है कि मेरा टेस्ट इंग्लिश में करें। तो आपकी जो स्क्रीन होगी आपके तमाम क्वेश्चन वो इंग्लिश के अंदर आएंगे। लेकिन एक और सजेशन ये है कि इंग्लिश में ऐसी वोकेबलरी और ऐसे सिनोनिम्स होंगे कि आपको मे बी क्वेश्चन की समझ ना आए। तो ये है कि आप जब कोर्स पढ़ेंगे तो उस चीज़ों को देखते हुए आपने उसके ऊपर भी प्रॉपर टाइम देना है, और ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी कर सकें। और किसी बंदे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस्मान भाई से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ये टेस्ट होगा, यानी कि ये MCQs होते हैं आई थिंक जैसे बिल्कुल। पाकिस्तान में, तो यानी कि इशारों का टेस्ट होता है, थ्योरेटिकल टेस्ट होता है। तो अब आपसे पूछूंगा, ये तो हो गया पाकिस्तानियों के लिए। इसमें मिक्स चीज़ें मैं बता देता अच्छा हूँ। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान में होता है सिर्फ इशारों के बारे में पूछते हैं और साइन बोर्ड्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये एक मुकम्मल टेस्ट होता है। इसमें गाड़ी की टेक्निकल चीज़ें 5 से 10% टेक्निकलिटी क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्निकल होते हैं गाड़ी के, मोटरसाइकिल के। उसके अलावा हर कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि किस सूरत हाल में आपने कैसा रिएक्ट करना है, और रोड की बारे में बताया जाता है, स्पीड्स के बारे में बताया जाता है, किस कंडीशन में कौन सी स्पीड, और उसके अलावा जितनी टाइप्स की गाड़ियां हैं और उसके ऊपर जितना लोड आपने डालना होता है, और उसकी आप कितना एक्सटेंड कर सकते हैं गाड़ी से बाहर की तरफ, गाड़ी की पिछली साइड पे, साइडों पे कौन सी लाइट यूज़ करनी है, और हर सिचुएशन के बारे में ये एक मुकम्मल डिटेल ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। क्योंकि मैंने इसको पूरे को कंप्लीट किया और मैं बहुत इजीली यूरोप के अंदर गाड़ी चलाता हूँ, बिला मुझे अब कोई एजिटेशन नहीं होती गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए रोड के ऊपर। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी करें और इसको अच्छे तरीके से करें। बिल्कुल। अच्छा उस्मान भाई, आपसे ये पूछना है कि ये लाइसेंस क्या हम नॉर्मली चेंज करवा सकते हैं या इसके लिए हमें इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए पहले पाकिस्तान से? नहीं, ये जो पाकिस्तान के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट या आप एग्रीमेंट कह सकते हैं, उसके मुताबिक ये आपके नेशनल जो लाइसेंस होता है उसके ऊपर चेंज होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल भी था और नेशनल भी था। और मेरी कोशिश, जो मेरा लेट हुआ था, मेरी कोशिश यही थी कि मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस जो है पाकिस्तान से कुछ दिनों के बाद आना था, मैं अप्लाई कर चुका था। मैं उसके वेट में था कि मैं उसको चेंज करा लूँगा और अपने नेशनल को अपने पास रख लूँगा ताकि मैं पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकूँ। लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया था कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेशनल के साथ है, इंटरनेशनल परमिट के हम कन्वर्ट नहीं करते। सही है। अच्छा, अब बात ये तो होगी पाकिस्तानियों के लिए। अब जो हम मेरे भाई इंडिया से देख रहे हैं या बांग्लादेश से या नेपाल से, तो उनके लिए भी प्लीज़ बता दें कि उनके लिए भी सेम प्रोसेस है।
नहीं, उनके लिए ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो वियना का जो हुआ था एग्रीमेंट, उसके मुताबिक ये लोग उसमें फ़ॉल नहीं करते। तो इनको जो भी लाइसेंस बनवाना, ये स्टार्ट से पूरा बिगनर प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसके अच्छा खासा टाइम चाहिए उसके लिए। मिनिमम अगर आप मतलब सबसे ज़्यादा परफेक्ट काम तरीके से चलेंगे भी, तो आपके मिनिमम 6 मंथ लगेंगे। और इसमें इसमें पैसे भी खर्चा कितना हो जाता है? पैसे भी इसमें मिनिमम आपका 1500 से 2000 यूरो लग जाएगा, सही है। मिनिमम बता रहा हूँ। अच्छा, जो मतलब इंडिया से मेरे भाई हैं या बांग्लादेश से या नेपाल से, तो उनको यहाँ पे नए सिरे से लाइसेंस बनवाना उनको पड़ेगा? नए सिरे से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसी तरह इंग्लिश इंग्लिश स्कूल में जाएंगे, और वो काफ़ी सारे पेचीदगियाँ इस वजह से भी आ जाती हैं कि लैंग्वेज का बैरियर आता है। और ये फिर आप यूरोप आने से पहले भी आपको पता अच्छा होगा उस्मान लैंग्वेज भाई, का काफ़ी इशू। सारे मेरे भाई यहाँ पे जो इंडियंस भाई हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी बाइक्स के ऊपर, तो उनके पास क्या इंडिया के इंटरनेशनल लाइसेंस है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं? जी, इंटरनेशनल लाइसेंस का जहाँ तक मेरे इलम में है, तो आप पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, तो 1 साल के लिए उसको उसके ऊपर आप गाड़ी मोटरसाइकिल चला चला सकते सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि आप कमर्शियली उसको यूज़ कर सकते हैं या पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। हैं। अच्छा उस्मान भाई, इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहें, नए आने वाले बच्चों को कुछ गाइडेंस देना चाहें कि वो अपना लाइसेंस यहाँ पे आके कैसे चेंज करवा सकते हैं, तो आप वो भी बता सकते हो। अभी अनफॉर्चुनेटली अभी एक ईमेल आई है दोस्त के, अभी हम प्रोसेस करने लगे थे लाइसेंस का। तो उसने प्रोसेस के मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी को ईमेल की है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। और एम्बेसी की तरफ से जो ईमेल आई है उसके अंदर अभी लिखा हुआ है, जिस तरह अब जून 2022 से इनका रूल चेंज हुआ था, इसी तरह अभी ये न्यूज़ आई है कि फरवरी 1 फरवरी, जो आज 3-4 दिन पहले थी, आज क्या डेट है? आज 6 तारीख 6 तारीख है। Yes. तो 1 फरवरी 2023 से रूल चेंज हो गया। तो अभी इन्होंने सिक्योरिटी फ़ीचर की वजह से जो पाकिस्तान के जितने भी लाइसेंस हैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिवाय एक लाइसेंस के, जो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का लाइसेंस है, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके भी आपको अभी इन्होंने थ्योरी टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल टेस्ट को भी लागू कर दिया। अब ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो जो मुझे लगता नहीं था, जब मैं लाइसेंस रिसीव करने गया था, तो हाँ जी। वो मैडम ने इस तरह की एक बात की थी कि आपको तो लाइसेंस मिल गया है, लेकिन आने वालों के लिए और ज़्यादा मुश्किलात है। तो आपको पता है लैंग्वेज बैरियर की वजह से उस चीज़ को मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन ना उसकी बात की मुझे समझ नहीं समझ आया आई, आपको? ना मेरी बात की उसको समझ आई। तो उसका नतीजा आज ये निकला है कि अभी दोस्त को ईमेल आई है, तो वो आपको दिखा भी देंगे, जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि आज से आपने सिर्फ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस पाकिस्तान जो है उनका लाइसेंस एक्सेप्ट होगा, उसके अलावा जितने लाइसेंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे सिक्योरिटी फ़ीचर्स की वजह से। और अम्बेसी से वेरिफिकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का लाइसेंस अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, और उसके बिहाफ पे आपका डिसीजन आएगा। डिसीजन के बाद आपको थ्योरेटिकल टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो कोई इतना आसान नहीं है, थ्योरेटिकल टेस्ट भी इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर जो मुझे इल्म है, आपका टेस्ट रोड के ऊपर रियल टेस्ट होगा, जिस तरह आप प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह रोड के ऊपर गाड़ी चला के दिखाएंगे। तो अब जो मुझे लग रहा है, तो ये नामुमकिन सी बात है। तो ये कोई अच्छी यानी खबर तो नहीं है। यानी कि यकम फरवरी से, 1 फरवरी 2023 से यानी कि 1 फरवरी तो गुजर गई है अभी। गुजर गई, अभी 5 दिन हुए हैं। अच्छा, यानी कि अब टोटली रूल्स चेंज हो जाएंगे और थ्योरेटिकल टेस्ट के साथ प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाएगा बच्चों का। बिल्कुल। भाई, तो जिन बच्चों के डिसीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनके लिए फिर क्या प्रोसेस होगा? जिनके आपको पता है जिन्होंने लाइसेंस अप्लाई कर रखे हैं और डिसीजन आ चुके हैं, तो उनके लिए अब क्या रूल है? इसके अंदर ये एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूं कि ये जो आपका आता है डिसीजन आता है गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ, इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। 1 साल के अंदर आप अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकते हैं। मतलब एक दफ़ा फेल हुए हैं तो आप दोबारा बुक कराएं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्जी। 1 साल के अंदर आप जितने टेस्ट बुक कर सकते हैं, पास करने के लिए आप कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और एक टेस्ट की फ़ीस 4500 हंगेरियन फॉरेंट है। और ए कैटेगरी के लिए आपको अलग टेस्ट देना पड़ेगा, बी कैटेगरी के लिए आपको अलग टेस्ट देना पड़ेगा, और जितनी कैटेगरीज आपकी होंगी हर कैटेगरी का अलग टेस्ट होगा आपका। ये लाइसेंस जिस वक्त देख रहे हो आप मेरे हाथ में, ये बहुत मेहनत के बाद मिला है। बहुत मेहनत के बाद मिलता है दोस्तों। ये यूरोप का लाइसेंस, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये झंडा जहाँ पे एच लिखा हुआ है और ये साथ झंडा बना हुआ है, तो ये पूरे शिंजन एरिया के अंदर ये लाइसेंस वैलिड है उस्मान भाई का। उस्मान भाई आपका लाइसेंस, थैंक यू। और ये बहुत मेहनत के बाद मिला उस्मान भाई को, और आने वाले वक्तों में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फ्रेंड, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुश्किल हो जा रहा है। मैं आपको अपनी तमाम वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि जो हमसे पहले जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो अभी मेरे भाई आ चुके हैं यूरोप में, ये हंगरी में, तो वो इस लाइसेंस को, ये जो मैं आपको, सॉरी उस्मान भाई, ये जो मैं लाइसेंस बता रहा हूँ मैं आपको, इस लाइसेंस को लेने के लिए उन्होंने बहुत 2 नंबर काम किया।
पाकिस्तान से जाली लाइसेंस बनवा के यहाँ पे कन्वर्ट करना, और यानी कि उन्होंने बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया हंगरी के वीज़ा को, हंगरी के लाइसेंस को नहीं, हंगरी के वीज़ा को लोगों ने बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया। अब वीज़ा रेशो भी कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और रूल रेगुलेशंस पहले से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो मेरे जितने भी भाई जो इस वक्त यूरोप में रह रहे हैं, स्पेशली हंगरी में, तो उनको मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे कामों से प्लीज़ बाज रहें, क्योंकि आप अपनी लाइफ तो बना लेंगे लेकिन पीछे हमारे पाकिस्तान में के हालात तो आपको पता है, हर बंदा बाहर आना चाहता है, तो उन बेचारों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आना बाहर। तो प्लीज़ ऐसे कामों से गुरेज करें। ये काम लीगली किया मेरे भाई ने, इनका रियल लाइसेंस था पाकिस्तान का और इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट करवाया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो। जाली काम करने से बेहतर है कि आप ओरिजिनल काम करो, आप खुद भी सेटिस्फाइड रहोगे और लोगों की बदुआएं भी नहीं मिलेंगी आपको। क्यों उस्मान भाई? बेशक आपसे। हाँ जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप कोई बात ऐड करना चाहते हो तो आप कह सकते हो, उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट्स ये थे कि जिन लोगों ने अब मेरे से पहले कुछ लोगों ने मार्च में अप्लाई किया था, मार्च 2022 में, फरवरी 2022 में, अब वो लड़का अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा के भूल गया। उसने एम्बेसी को मेल की, क्योंकि ये प्रोसेस जैसे ही चेंज हुआ था तो काफ़ी मसले मसाइल आए थे। पहले ये लोग ख़ुद ही अपनी वेरिफिकेशन एम्बेसी के थ्रू करते थे, और उसके बाद इन्होंने फिर जब मेरे टाइम पे जब मैं ऑफिस गया तो इन्होंने कहा कि आप ख़ुद करवा के आए, तो फिर मैं करवा के आया। लेकिन अभी रूल चेंज हो गया, एम्बेसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक लड़के ने इसी तरह एप्लीकेशन मार्च में सबमिट की हुई थी और उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। अचानक अभी ये दिसंबर में उसको होश आया कि मेरा लाइसेंस सबमिट एप्लीकेशन हुई है, तो मैं उसको बनवा लूँ, क्योंकि मैं लेट क्यों कर रहा हूँ। तो वो जैसे ही अपना गवर्नमेंट ऑफिस गया तो उन्होंने कहा है कि अब आपने एप्लीकेशन तो उस टाइम में सबमिट करवाई थी जब टेस्ट लागू नहीं था, लेकिन अब आपने टेस्ट देना है। तो ये मसाइल आ सकते हैं। और इसी तरह एक और चीज़ ऐड कर दूं कि जिन लोगों ने, जैसे कि मेरे टाइम पे जून के बाद ये एप्लीकेशन दी हुई थी, उम्मीद ये है कि उन लोगों को सिर्फ थ्योरी का टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उनके डिसीजन आ चुके हैं। डिसीजन 20 से 22 दिन में आ जाता है। जिन लोगों के पास डिसीजन ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल टेस्ट है, तो वो सिर्फ थ्योरी का टेस्ट देंगे। और जो अब आने वाले लोग हैं उनके लिए फिर ज़्यादा सख्त मेहनत और ज़्यादा कोशिश है। तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, बेस्ट ऑफ लक आप सब भाइयों के लिए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को आखिर तक देखा। माजरत वीडियो थोड़ी डिटेल में बनाई इसलिए वीडियो लंबी हो गई, तो आप सब दोस्तों का, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। उस्मान भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखिए जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपसे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।